तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज जो रिवीजन के लिए सेट उठाया है वो सेट नंबर 18 उठाया है, ठीक है। और आपकी इसकी PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हैंड नोट्स PDF मिलेगी, तो आप जाकर एक बार विजिट कर लेंगे कि सभी PDF जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हैं या नहीं है, ठीक है। और हमारे चैनल के साथ जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ में ये भी बता दें कि RPF और UP पुलिस के लिए ये जो क्लास है वो रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत की। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो बल्टी नृत्य है वो कहाँ का है। तो बल्टी नृत्य जो है वो लद्दाख का है। और लद्दाख के जो है शाही नृत्य किसको कहते हैं। तो लद्दाख का जो शाही नृत्य है वो सोडोल को कहते हैं, जिसमें जबरो, चैनमो, कौशन और कोम्पा ये भी शामिल हैं। कहाँ के हैं ये, जबरो, चैनम, कोसम और कोम्पा कहाँ के हैं, ये लद्दाख के हैं। पांडव और जागर कहाँ के हैं, तो उत्तराखंड के। कहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं। रऊफ, बच्चा और नगमा ये कहाँ के हैं, ये हैं कश्मीर के। झुर और झंझट, झुर और झंझट कौन से, झुर का झंझट किसने पाला था, हेमा और आंचल ने पाला था। अगला क्वेश्चन है कि चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये 1936 में रुक्मणी देवी अरुंडेल के द्वारा ये स्थापित की गई थी, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित रखती हैं और इन्हें एनिमल वेलफेयर के नाम से भी जानते हैं। और इन्हें राज्यसभा में सांसद के रूप में 1952 से लेकर 62 तक के कार्यकाल में चुना गया था। और इन्हें सदर शैली की जानकी भी कहा जाता है। सदर किसको कहते हैं, तो भरतनाट्यम को ही सदर के नाम से जानते हैं। और सदर शैली की जानकी भी किसको कहते हैं, भरतनाट्यम की जानकी किसको कहते हैं, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को कहते हैं। भरतनाट्यम से और कौन सी कलाकार हैं, तो अलारमेल बल्ली। कौन सी, अलारमेल बल्ली, जिन्होंने क्या किया था, द पासिखा फाउंडेशन 1984 में इसकी स्थापना की थी। मृणालिनी साराभाई ये किसकी पत्नी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और साथ में ये बता दें कि ये कथकली से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन था, आसगरी बाई संगीत योगदान किससे संबंधित है। तो ये ध्रुपद से संबंधित है। किससे, ध्रुपद से। और ध्रुपद से और कौन कौन से हैं, तो मुकुंद देव साहू जो है वो भी ध्रुपद से संबंधित है। पंडित राम कुमार मलिक ये भी किससे हैं, तो ये भी ध्रुपद से संबंधित हैं। 2024 में पद्मश्री मिला लक्ष्मण भट्ट को, ये भी किससे संबंधित है, तो ये भी ध्रुपद से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा लक्ष्मण भट्ट जो है जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये किससे संबंधित है, तो ये ध्रुपद से संबंधित है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं, तो अरुणा साईराम जो है वो कर्नाटक संगीत से संबंधित है। MS सुब्बलक्ष्मी भी संबंधित है। और लालगुड़ी जयरामन जो है वो भी संबंधित हैं। तत्वाद किससे संबंधित है, तत् का मतलब होता है तार के जो वाद्य यंत्र हैं वो किससे संबंधित है। तार के कौन कौन से होते हैं, एक तो सितार होता है, एक गिटार होता है और एक संतूर होता है। ठोस कौन कौन से होते हैं, एक तो मजीरा होता है, घटम होता है और चिमटा होता है। वायु मतलब यानी कि जो सांस से बजाया जाने वाला यंत्र या फिर वाद्य यंत्र कौन सा है, तो बांसुरी, शहनाई, नादस्वरम, जिसको सुसुर वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। क्या, सुसुर वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। चेरा पंहारा अनुष्ठान, चेरा पंहारा अनुष्ठान जो कि उड़ीसा के रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ मंदिर में, जो कि भगवान बलभद्र का मंदिर है और जिनकी छोटी बहन सुभद्रा कुमारी, कौन सी, बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। दुनिया की सबसे देखी जाने वाली कौन सी, उड़ीसा की रथ यात्रा जो दुनिया की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली और सबसे दूरी इसी में तय की जाती है, यानी कि 3 किलोमीटर तक ये दूरी फैली जाती है। इसको क्या कहते हैं, पुरी की गुड़िया भी कहते हैं। किसको, उड़ीसा की रथ यात्रा को क्या कहते हैं, तो पुरी की गुड़िया भी कहते हैं। इसको कब मनाया जाता है, तो आषाढ़ माह के 9 दिन ये चलती है। कब चलती है, आषाढ़ माह के 9 दिन ये चलती है। धावक तीरंदाज स्पर्धा में प्रयुक्त होने के लक्ष्य कितने व्रत होते हैं। जो भेदने वाले तीरंदाज स्पर्धा होते हैं उसमें जो सामने जो भेदने के लिए होता है उसमें कितने व्रत बने होते हैं, तो कितने व्रत बने होते हैं, 10 व्रत बने होते हैं, जिनमें जो बीच का पॉइंट होता है उसमें 10 पॉइंट मिलते हैं। और जो रेड सर्कल जिसमें बना होता है उसमें 9 पॉइंट मिलते हैं। और ब्लू सर्कल जो बना होता है उसमें 8 पॉइंट मिलते हैं। ओलंपिक में ये कब शामिल किया गया था, तो 1900 में ये ओलंपिक में शामिल किया गया था। तीरंदाज जो कि भूटान का राष्ट्रीय खेल है। कौन सा, तीरंदाज जो कि भूटान का राष्ट्रीय खेल है। इसकी शब्दावली यानी कि तीरंदाज में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, एक तो बो हैंड, फुल ड्रॉ, आर्म गार्ड और रिलीज। कौन कौन से, फुल ड्रॉ, आर्म गार्ड, रिलीज, बो और बो हैंड। अगला क्वेश्चन है
हाउस दैट शब्द जो है वो किससे संबंधित है? हाउस दैट वर्ड का उपयोग कब किया जाता है? तो ये क्रिकेट में इसकी अपील के लिए हाउस दैट का वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बेसबॉल में बेडन मैकुलन को, फॉलोएन गंगुली को, एलबीडब्ल्यू, डीएलएस, डीआरएस, कवर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग फॉन्ग, घटना, जैसे कि क्रिकेट की अपील के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। 2 बॉल पर 1 विकेट, उसको क्या कह देते हैं? तो ब्रेस कहा जाता है। 3 बॉल पर तो हैट्रिक कहते हैं, और 4-4 बॉल पर 4-4 विकेट तो गाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गाम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द फॉल ऑफ ए स्पेस। कौन सा? द फॉल ऑफ ए स्पेस आत्मकथा किसकी है? तो सलीम अली की है, जिन्हें वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्या? पक्षियों आपने जो रोबोट 2.0 मूवी देखी होगी, वो सलीम अली की के ही ऊपर बनाई गई थी। ठीक है, राज कपूर की बात कर लेते हैं। तो इनकी एक पुस्तक है द वन एंड ओनली शोमैन। द वन एंड ओनली शोमैन किसकी है? राज कपूर की है। कपिल देव की कौन सी है? क्रिकेट माई स्टाइल। कपिल देव अपने स्टाइल में क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक कौन सी? क्या खोया क्या पाया, ना दैन्य ना पलायनम। ये किसकी है? ये अटल बिहारी वाजपेयी की है। क्या खोया क्या पाया। बौद्ध गुफा मंदिर की बात कर लेते हैं। तो बौद्ध गुफा मंदिर जो है वो बराबर गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? बिहार में स्थित है। किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो अशोक के द्वारा ये बनवाई गई थी। एलिफेंटा की बात कर लेते हैं। एलिफेंटा, अजंता और एलोरा ये कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। बाघ, सबसे ज़्यादा बाघ की बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ पर है? ये एमपी में। उदयगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो ये पांडव एमपी भीमबेटका में ये स्थित है उदयगिरी की पहाड़ियाँ। और किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो ये पांडव के द्वारा बनवाई गई थी। बेलम की बात कर लेते हैं। बेलम गुफा मंदिर कहाँ पर है? बेलम गुफा ये आंध्र प्रदेश में है। रावण फाड़ी गुफा ये कहाँ पर है? एहोल कर्नाटक में है। पांडवलेनी गुफा कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डोप परीक्षण यानी कि नेशनल NDTL, इसकी स्थापना 2008 में दिल्ली में की गई थी। किसके लिए? इंडियन ओलंपिक कमेटी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वाडा की स्थापना की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की, तो ये 1999 में की गई थी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की बात कर लेते हैं। नाडा की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 2005 में दिल्ली में की गई थी। राष्ट्रीय डोप परीक्षण की बात कर लेते हैं तो 2008 में। वाडा की बात कर लेते हैं तो 1999 में। नाडा की बात करते हैं तो 2005 में दिल्ली में। ठीक है, क्रिकेट के लोगों को दिया जाता है। ये नाडा की जो नाडा है, मतलब ये एंटी डोपिंग होता है। इसमें परीक्षण किया जाता है कि आपने कोई भी पेय पदार्थ गलत एनर्जी के लिए तो नहीं लिया गया, इस वजह से। ठीक है, राज्यपाल की बात कर लेते हैं तो राज्यपाल किसमें कौन से भाग में आता है? तो भाग 6 में आता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इसके 5 वर्ष तक इसके कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो 5 वर्ष तक इसका जो है कार्यकाल होता है। राज्य का प्रमुख कहलाता है। राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। सभी यूनिवर्सिटी का कुलपति भी होता है राज्यपाल। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी होता है कौन? राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में और बात कर लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी जो पहले तो उम्र जान लेते हैं। इसकी जो उम्र होनी चाहिए वो 35 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, और 35 वर्ष से कम बिल्कुल नहीं हो चाहिए, तो प्लस ही होनी चाहिए। और दूसरा जो है, इसने राज्य विधानसभा में चुनने योग्य होना चाहिए। राज्यपाल नियुक्ति किस किस की करता है? तो मुख्यमंत्री की, सदस्यों की, राज्य लोक सेवा आयोग की और महाधिवक्ता की। किसकी? महाधिवक्ता की, मुख्यमंत्री की, सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग की। इसके बाद बात कर लेते हैं राज्यपाल के कार्यकाल की। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। आयु की बात कर लेते हैं तो 35 वर्ष, और विधानसभा में चुनने योग्य है। आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो 156 में ये बोला है कि इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक होगा। राज्यपाल के अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। राजा का नाक योग से साफ। क्या है? राजा का नाक योगा से साफ। पहले 153 में क्या है? राज्यपाल, राजा, राज्यपाल। का मतलब है कार्यपालिका का प्रमुख होगा 153 में। कौन से? 153 में।
153 के और क्या 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 है, तो नियुक्ति, राजा का नाक योगा से साफ, राजा का नाक योगा से साफ, नियुक्ति। फिर 156 में क्या है, कार्यकाल। 157 में क्या है, इनकी योग्यता है। 158 में क्या है, सेवा है। 159 में क्या है, शपथ है। 161 में क्या है, क्षमादान। लेकिन ये मृत्युदंड को और कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड को नहीं रोक सकता है, ठीक है। राज्यपाल का अध्यादेश किस में जारी किया जाता है, तो 213 में इसका जो अध्यादेश है वो जारी किया जाता है गवर्नर का। अगला क्वेश्चन है, 7वां संवैधानिक संशोधन कब किया गया था, तो 1956 में 7वां संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 1956 में ये किया जाता है। इसमें क्या था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही व्यक्ति को गवर्नर बनाया जा सकता है, तो जी हाँ बनाया जा सकता है। 15वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष होगी। क्या होगा, 60 से 62 वर्ष होगी। 26वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है, रियासतों के पूर्व शासकों को दी जाने वाली प्रीवियस पर्स का उन्मूलन। क्या है, प्रीवियस पर्स का उन्मूलन। 38वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, अध्यादेशों को पारित करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों को बढ़ाया जाता है। 38वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या बोल दिया गया कि राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों को बढ़ाया जाएगा, कब, जब अध्यादेशों को पारित किया जाएगा। राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति किस में है, तो राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति 213 में है। 167 की बात कर लेते हैं, तो राज्यपाल को जो सूचना है वो कौन देता है, तो सीएम देता है। कौन देता है, सीएम देता है। किसका कर्तव्य है, सीएम का ये कर्तव्य है कि राज्यपाल को सूचना देनी चाहिए, वो भी किस आर्टिकल किस अकॉर्डिंग, 167 के अकॉर्डिंग। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो राज्य विधान परिषद में राज्यपालों द्वारा 1/6 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, यानी कि 1/3 विधानसभा में, 1/3 स्थानीय निकाय में, 1/12 स्नातक में और 1/6 शिक्षकों द्वारा। 171 आर्टिकल क्या कहता है कि विधान परिषद यूपी के सदस्यों, आर्टिकल 171 क्या कहता है, तो आर्टिकल 171 के अनुसार विधान परिषद जो है वो यूपी के सदस्यों की संख्या वो विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या से 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी। विधान परिषद किसको कहते हैं, तो अपर हाउस। और वैसे अपर हाउस किसको बोलते हैं, अगर भारत की बात करें या फिर संसद की बात करें तो अपर हाउस किसको कहा जाता है, तो राज्यसभा को कहा जाता है। और निम्न सदन किसको कहते हैं, वैसे यहाँ पे अगर बात करें तो विधानसभा को लोअर हाउस के नाम से जानते हैं और वैसे लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। इसका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। यूपी में कितनी सीटें हैं, तो 100 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक में विधान परिषद है। किसमें विधान परिषद है, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, बिहार में क्या है, विधान परिषद है, ठीक है। शिल्पाधिक्रम की रचना किसने की थी, तो इलांगो नामक कवि ने शिल्पाधिक्रम की रचना की थी, जो कि 1800 वर्ष में की थी। दक्षिण भारत में शिल्पाधिक्रम की जो है रचना हुई थी तमिल भाषा में हुई थी। किसने, तमिल भाषा में हुई थी। तमिल भाषा में कौन कौन से मतलब, कोवलन जो कि व्यापारी कहा जाता था, और पत्नी कन्नगी की कहानी थी इसमें। कोवलन कौन था, एक व्यापारी था, और कन्नगी कौन थी, एक दक्षिण की पार्वती के नाम से हम कन्नगी को जानते हैं। प्रेमका का नाम क्या था, तो माधवी था, और उसकी बेटी कौन थी, तो मणिक खले थी। किसकी, जो जिस मणिक खले के लेखक कौन थे, तो सतनाट थे। कौन थे, सतनाट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि दक्षिण भारत में शिल्पाधिक्रम किसकी कहानी है, तो नुपुर की कहानी है। किसकी, नुपुर की कहानी है, जिसे हम पायल भी कहते हैं, जिनमें 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। पोहार कड़ानम जिसको चोलवंश, और मंदरे कंडायन जिसको पांड्य, और बज्जी कंडानम यानी कि चेर यानी संगम युग, जो कि तमिलनाडु में संगम युग कहाँ था, तो तमिलनाडु में था। संगम कविताओं की बात कर लेते हैं, तो मुवेद्र का अर्थ क्या था, मुवेद्र का अर्थ था 3 प्रमुख यानी कि चेर, चोल और पांड्य। संगम सभाओं का आयोजन कब कितने संगम में किया जाता, तो 3 सभाओं में किया जाता था। कितने सभाओं में, 3 सभाओं में किया जाता था। 1 और 3 में मदुरई, और सेकंड में कपाटपुरम में। सेकंड में एक पुस्तक लिखी गई थी तोलक की पीएम,
क्या तोला के पीएम, जिसमें तमिल व्याकरण का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था? तमिल व्याकरण का प्रयोग किया गया था। तीनों सभाओं को क्या कहते थे? तो मुच्चयम कहते थे। क्या कहते थे? मुच्चयम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य और उनके प्रतीक क्या होते थे? तो जो चोल राज्य था उसका प्रतीक क्या था? तो चीता था। क्या था? चीता। चेर का क्या था? धनुष और बाण था, जिसको बंजी कहते थे। क्या कहते थे? बंजी कहते थे। पांडे को क्या कहते थे? तो पांडे की जो प्रतीक था वो मछली था, जिसको कोरकई कहते थे। क्या? कोरकई। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी की शिलालेख, दक्षिण राज्य में सेकंड शिलालेख है। चोल राज्य की बात कर लेते हैं तो विजयालय चोल जो है इसके संस्थापक हैं। चेर की बात कर लेते हैं तो उदयन जेरल जो है वो चेर साम्राज्य के संस्थापक हैं। पांडम की बात कर लेते हैं तो कंटुकोन जो है वो इसके संस्थापक हैं। विजयालय चोल की बात कर लेते हैं तो प्रथम शासक जो है वो दक्षिण भारत के प्रथम शासक के नाम से जाना जाता है। विजयालय चोल को ही क्या कहते हैं? तो पल्लवों को सामंत भी कहते हैं। विजयालय को क्या कहते हैं? तो पल्लवों का सामंत भी कहा जाता है। चोल राजवंश के अंतिम शासक को क्या कहते हैं? तो अंतिम शासक जो थे चोल वंश के वो राजेंद्र चोल थर्ड थे। कौन थे? राजेंद्र चोल थर्ड थे। राजेंद्र चोल फर्स्ट कौन थे? तो गंगा विजेता भी इनको कहा जाता है और चोलों को स्वर्णकाल भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोलों का जो स्वर्णकाल है वो भी इनको कहा जाता है। पांड्य राजा पर मालिक गफूर मंद्रय को लूटा। वीरा पांड्य। कौन? वीरा पांड्य। 1306 में मंगोला अभियान हुआ। 1310 में वारंगल अभियान हुआ। 1308 में देवनागरी यानी कि यादव वंश इसी टाइम आया था। 1310 में पांड्य वंश और 1311 में द्वार समुद्रम। कौन सा? द्वार समुद्रम, जो कि होयसल वंश था। कौन सा? होयसल वंश था। टिन कहाँ से आता है? तो टिन जो है वो बस्तर जिला का मतलब है छत्तीसगढ़। टिन सबसे ज़्यादा है वो काम कहाँ से आता है? तो चीन से आता है। कहाँ से आता है? चीन से आता है। तांबा की बात कर लेते हैं तो खेतड़ी एवं मान भंडार कहाँ पर है? तो खेतड़ी एवं मान भंडार कहाँ पर है? राजस्थान में ये है। लो आइस की बात कर लेते हैं तो बादाम पहाड़ और कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? कर्नाटक में। जस्ता की बात कर लेते हैं तो जावर है। जावर कहाँ पर है? राजस्थान में। ये जस्ता वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है। मैंगनीज की बात कर लेते हैं तो बालघाट और छिंदवाड़ा जो कि एमपी में स्थित है। कौन सी? बालघाट और छिंदवाड़ा जो कि एमपी में स्थित है। उदयपुर खनिज की बात कर लेते हैं तो जिंक या जस्ता जो है जिसको व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर को कौन सी सिटी के नाम से जाना जाता है? उदयपुर को व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं। खनिज की बात कर लेते हैं और प्राप्ति के प्रारूप क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो कोयला जो है वो कहाँ से? झारखंड से प्राप्त होता है। झारखंड में कहाँ से? तो करणपुरा से ये प्राप्त होता है। स्वर्ण की बात कर लेते हैं तो स्वर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? हट्टी से। हट्टी कहाँ पर है? ये कर्नाटक में स्थित है। अब्रक माइका की बात कर लेते हैं तो ये नेल्लौर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। मैंगनीज की बात कर लेते हैं तो मैंगनीज का भंडार जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है मैंगनीज का। बैंक दर की बात कर लेते हैं तो बैंक जो दर है वो आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को उधार देती है। आरबीआई क्या करती है? वाणिज्यिक बैंक को उधार देती है, जिसको हम रेपो रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपो रेट भी कहते हैं। और RRR यानी कि रिजर्व रेपो रेट जिसको हम फुल फॉर्म के रूप में जानते हैं और RR को हम रेपो रेट के रूप में भी जानते हैं। वाणिज्यिक बैंक जो है वो अपनी अतिरिक्त धनराशि जो है वो आरबीआई के पास में सुरक्षित रखती है। क्या करती है? आरबीआई के पास में अपनी जो अतिरिक्त धनराशि है वो सुरक्षित रखती है। केंद्रीय बैंक की बात कर लेते हैं तो केंद्रीय बैंक का कार्य जो है वो क्या है? तो मुद्रा निगमन का जो कार्य है वो केंद्रीय बैंक का है। सरकार का बैंकिंग कार्य करना। केंद्रीय बैंक का काम क्या है? कि सरकार का जो बैंकिंग काम है वो उसको देख रेख करना और अंतिम ऋणदाता का कार्य भी कौन करता है? तो केंद्रीय बैंक करता है। कौन करता है? केंद्रीय बैंक ही करता है। विदेशी मुद्रा का जो संरक्षण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा इसका जो संरक्षण है वो किया जाता है। बैंकों का बैंक किसको कहते हैं? तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करती है? तो आरबीआई ही करती है। किसका? मौद्रिक नीति का निर्माण जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। M3 से आपका क्या अभिप्राय है? M3 का मतलब है नगद मुद्रा तथा बैंक के पास मांग व म्यादी जमा राशियाँ। M3 का मतलब क्या है? M1 M2 M4 M3 M4 इसका मतलब है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी यानी तरलता का घटता हुआ क्रम। क्या है? M क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, जिसको हम तरलता का घटता हुआ क्रम भी कहते हैं। MO क्या है? ये केंद्रीय बैंक की मुद्रा है जिसको नोट कॉइन
आरबीआई रिजर्व के नाम से हम जानते हैं। M1 में क्या क्या आता है, संकीर्ण मुद्रा, जैसे कि MO प्लस डिमांड डिपॉजिट जो है, जो कि जनता के पास जितनी भी मुद्रा है उसको हम कहते हैं, ठीक है। M2 क्या है, M1 प्लस डाक के साथ बचत जमा, क्या डाक के साथ बचत जमा। M2 क्या है, चौड़ी मुद्रा प्लस M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली की सावधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान में वित्त मंत्रालय के सचिव कौन है, तो टी.वी. सोमनाथ है। कौन है, टी.वी. सोमनाथ है, जिनके 1 रुपये के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये से अधिक के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उसके होते हैं। प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर कौन है, आप बताएंगे हमें, ठीक है। किस धारा के अनुसार ये जो सिग्नेचर है वो किए जाते हैं, तो 22 धारा के अनुसार किया जाता है। नोट पर कुल भाषा कितनी लिखी जाती हैं, तो 17 भाषाएं लिखी जाती हैं, जो कि पैनल पर सिर्फ कितनी भाषाएं होती हैं, तो 15 भाषा पैनल पर होती है। निकट दृष्टि दोष की बात कर लेते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगाया जाता है। कौन सा लगाया जाता है, उत्तल लेंस लगाया जाता है, जिसको हम मायोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में हम किसका उपयोग करते हैं, सॉरी, निकट में अवतल का करते हैं और दूर दृष्टि दोष में उत्तल का करते हैं। निकट दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं, और उत्तल लेंस यानी कि दूर दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, हाइपर मायोपिया कहते हैं, जिसको हम जरा दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। बायोफोकल यानी दुर्फोकसी के नाम से भी जिसको हम जानते हैं। भंजन की बात कर लेते हैं, तो पेट्रोलियम जो है वो भंजन। प्रगलन की बात कर लेते हैं, तो ताम्र। हाइड्रोजनीकरण की बात कर लेते हैं, तो खाद्य वसा। बलनीकरण की बात कर लेते हैं, तो रवन। पीपल का मिश्र धातु पीपल जो है वो किस तरीके से मिश्र धातु में बनाई जाती है, तो तांबा जिसकी मात्रा जो है वो 70% होती है, जस्ता जिसकी मात्रा 30% होती है। इन दोनों को मिलाकर ही पीतल बनता है। पीतल कैसे बनता है, जस्ता और तांबे को मिलाकर। कैसे, जस्ता और तांबे को मिलाकर। कांस्य जो है वो कैसे बनता है, तो कॉपर और टिन को मिलाकर। कॉपर और टिन को मिलाकर। Cu और Sn को मिलाकर। Cu की मात्रा कितनी होती है, तो 88%, और Sn की मात्रा यानी कि टिन की मात्रा कितनी होती है, तो 12% होती है। सोल्डर कैसे बनता है, तो Pv, लेड और टिन Sn यानी कि 33% टिन होना चाहिए। प्लाज्मा की में जल का प्रतिशत की बात कर लेते हैं, तो प्लाज्मा में जो जल प्रतिशत है वो 90% है। ब्लड में प्लाज्मा की बात कर लेते हैं, तो 55% जो है वो ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है। और प्लाज्मा में जल की प्रतिशतता कितनी होती है, तो 90% होती है। आरबीसी की बात कर लेते हैं, तो आरबीसी को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट कहते हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, और डब्ल्यूबीसी की का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइट ब्लड सेल्स को हम कहते हैं। आरबीसी की बात कर लेते हैं, इसका जो कार्यकाल है वो 120 दिन होता है, जिसमें ब्लड का 40% होता है। ब्लड में अगर आरबीसी की परसेंट की बात कर लेते हैं, तो 40% होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, और ये खत्म कहाँ हो जाते हैं, तो प्लिया यानी कि यकृत में ये खत्म हो जाते हैं। आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता, आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो हाथी की होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो कस्तूरी मृग की होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इसका प्रकाश का जो तंतु है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। एंडोस्कोपी में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसमें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। हीरे का चमकना किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। रेगिस्तान में मरीच का जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ही किया जाता है। प्रकाश तंतु के जनक किसको कहा जाता है, यानी ऑप्टिकल फाइबर, तो नरेंद्र सिंह को इसको ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में नाटो की स्थापना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, जिसको हम जानते हैं, जिसका 32वां जो देश है वो स्वीडन, जिसको हम स्टॉकहोम, स्वीडन की जो राजधानी जिसको स्टॉकहोम कहते हैं। और 31वां जो बना है अंतिमवां वो कौन है, फिनलैंड, जिसकी राजधानी क्या है, तो हेलसिंकी है। कौन सी है, हेलसिंकी है। संस्थापक कौन है इसके, तो संस्थापक की बात कर लेते हैं, तो सदस्य इसमें 12 हैं, जिसका हेडक्वार्टर नाटो का कहाँ है, ब्रुसेल्स और बेल्जियम में है। पेरू की बात कर लेते हैं, पेरू की जो राजधानी है वो कौन सी है, लाइमा है। कौन सी है, लाइमा, जिसमें 32 देश शामिल है। नाटो में कितने देश शामिल हैं, 32 देश शामिल हैं, जिसमें 30 यूरोप के, 2 नॉर्थ अमेरिका के, यूएसए और कनाडा भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा मंत्री एक योजना चलाई गई। कौन सी, अदिति योजना। कौन सी, अदिति योजना। और ये किसके द्वारा चलाई गई, रक्षा मंत्री के द्वारा ये योजना चलाई गई। हाल ही में सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। इन्हें किस वर्ष
पद्म भूषण दिया गया था, तो इन्हें पद्म भूषण 2030 में दिया गया था। इनकी बुकें हैं वाइज एंड अदरवाइज, हाउस ऑफ कॉल्स, डॉलर बहू, द पे आई स्टॉप्ड, महाश्वेता, ड्रिंकिंग मिल्स, 3000 स्टेज, यानी कि 3000 टाँके। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला कछुआ संरक्षण खोला जाएगा, तो कहाँ पर, गोंडा में ये खोला जाएगा। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण कहाँ, महाराजगंज यूपी में खोला जाएगा। यूपी का पहला गाय अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो मुजफ्फरनगर में ये है। कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर में ये है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कर देना एंड हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी